हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में सिंक्रोनस जनरेटर मतलब ऑल्टरनेटर समझ रहे हैं, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑल्टरनेटर को जब लोड कर दिया जाता है, मतलब उस पर 3 फेज लोड अप्लाई कर दिया जाता है, वो करंट फ्लो होने लगता है, तो आर्मेचर सर्किट में कितने टाइप के ड्रॉप्स होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन अभी मैं कंटिन्यू किए हुए हूँ। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि 3 टाइप के ड्रॉप्स होते हैं। जैसे ही आर्मेचर साइड को हमने 3 फेज लोड से लोडेड कर दिया तो आर्मेचर करंट फ्लो होने लगता है। तीनों फेजेस का आर्मेचर करंट सेम मैग्नीट्यूड का है, तो आई 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 से शो कर रही हूँ, ए फॉर स्मॉल लेटर। और तो यहाँ पर मैं फेजर करंट शो कर रही हूँ जो कि 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर तीनों फेजेस में होंगे। तो ये फेजर लेंथ है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अभी यहाँ पर मैं डायरेक्शन और एंगल की बात नहीं कर रही हूँ, वो जरूरत नहीं है। इसलिए जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें एंगुलर डिफरेंस, फेज डिफरेंस की जरूरत पड़ती है। साथ में आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसको मैंने ईएफ बोला है। दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फील्ड वाइंडिंग, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग से जितना फ्लक्स आके यहाँ पर लिंक करता है उसकी वजह से यहाँ पर ईएफ पर फेज का ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसकी लेंथ ईएफ बोल रही हूँ। अभी कन्वीनियंस के लिए इस ईएफ को मैं ई ए भी बोल रही हूँ, मतलब आर्मेचर के अक्रॉस जनरेटेड पर फेज आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस जनरेटेड ईएमएफ ई ए है। तीनों फेजेस के ईए 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर रहेंगे। तो इन हालातों में ईए जो इंड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ द फील्ड एक्साइटेशन, यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होके ईएफ या ईए आ रहा है, वो ईए पूरा का पूरा टर्मिनल के अक्रॉस पर फेज में या लोड के अक्रॉस पर फेज में अपियर नहीं होता। उसमें से 3 टाइप के वोल्टेज ड्रॉप्स हो जाते हैं, उसके बाद बाकी का बचा हुआ टर्मिनल वोल्टेज अपियर होता है लोड के अक्रॉस। अब ये जो 3 टाइप के ड्रॉप्स होते हैं, जिसमें होता है ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रेजिस्टेंस, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से बताया कि आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या होता है और इसे कैसे मेजर किया जाता है, वो सारी बातें हमने कर ली है। सेकेंड टाइप का जो ड्रॉप होता है वो ड्रॉप ड्यू टू लीकेज ऑफ फ्लक्स होता है। लीकेज ऑफ फ्लक्स का फिनोमिना मैंने कई बार समझा है ट्रांसफार्मर एक्शन में। आप मेरी वो प्ले लिस्ट देखिए, मैंने डॉट कन्वेंशन के दौरान भी इसका जिक्र किया है, वो प्ले लिस्ट देखिए। और साथ में मैंने मैग्नेटिक सर्किट्स के भी प्लेलिस्ट है मेरी, वहां पर भी मैंने जिक्र किया है बेटा, तो आप इसको समझ सकते हैं कि लीकेज ऑफ फ्लक्स क्या है। पर फिर भी आज यहाँ पर विद बेसिक्स में ऑल्टरनेटर के केस में लीकेज ऑफ फ्लक्स कैसे अपना पाथ कंप्लीट करता है, कहाँ अपीयर होता है, कैसे रियलाइज होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो आज का मेरा डिटेल वीडियो इसी पर है कि लीकेज ऑफ फ्लक्स की वजह से वोल्टेज ड्रॉप आर्मेचर सर्किट में कैसे क्रिएट होता है। नेक्स्ट जो है वो ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन होता है, इसे भी मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। आज मैं ड्रॉप ड्यू टू लीकेज ऑफ फ्लक्स को कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगी बेटा। अब लीकेज ऑफ फ्लक्स क्या है बेटा? वो फ्लक्स विच डज नॉट लिंक टू अदर वाइंडिंग एंड कंप्लीट पाथ थ्रू एयर और अदर मटेरियल। लीकेज ऑफ फ्लक्स मतलब वो फ्लक्स है, वो फ्लक्स लीकेज फ्लक्स कहलाता है जो अपना रास्ता किसी और मटेरियल के थ्रू या एयर के थ्रू कंप्लीट कर लेता है, पर नेबरिंग वाइंडिंग से लिंक नहीं होता, उसके साथ म्यूचुअल इंटरैक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ट्रांसफार्मर की केस में हमने देखा था, यहाँ पर मैं सेकेंडरी वाइंडिंग के रेस्पेक्ट में बता रही हूँ। वजह ये है कि इसे मैं अगर फील्ड वाइंडिंग बोलूँ ऑल्टरनेटर की प्राइमरी को, तो सेकेंडरी मेरी आर्मेचर वाइंडिंग हो जाएगी ऑल्टरनेटर की। तो बस उसी परसेप्शन के साथ मैं यहाँ पर बता रही हूँ, अदरवाइज ये सेम चीज मैं प्राइमरी के रिस्पेक्ट में भी बता सकती थी। सेकेंडरी वाइंडिंग जब हम लोड कर देते हैं, ट्रांसफार्मर में लोड लगा दिया, तो उस लोड के लगने की वजह से सेकेंडरी I2 करंट बहने लगता है, और I2 करंट की वजह से यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जिसको मैं 522 फ्लक्स कहूँ। पर 522 फ्लक्स का कुछ हिस्सा जो है वो प्राइमरी से लिंक होने जाता है, जिसे मैं 512 कह रही हूँ, और कुछ हिस्सा एयर से अपना पाथ कंप्लीट करता है, वो म्यूचुअली प्राइमरी से लिंक होने नहीं जाता। मतलब आर्मेचर वाइंडिंग ने, 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग ने अगर अपना फ्लक्स क्रिएट किया करंट फ्लो की वजह से, तो उस फ्लक्स का कुछ हिस्सा रोटर की फील्ड वाइंडिंग मतलब रोटर फील्ड वाइंडिंग से लिंक होने जाएगा, और कुछ हिस्सा दूसरे रास्तों से अपना पाथ कंप्लीट कर लेगा, एयर से कंप्लीट कर लेगा, स्लॉट से कंप्लीट कर लेगा, टूथ हेड से कंप्लीट कर लेगा, कॉइल एंड या ओवरहैंग से कंप्लीट कर लेगा, पर प्राइमरी से या रोटर फील्ड वाइंडिंग से लिंक नहीं होगा आर्मेचर फ्लक्स। वो फ्लक्स यहाँ पर जो कहलाएगा लीकेज फ्लक्स कहलाएगा, आर्मेचर लीकेज फ्लक्स कहलाता है।
तो वही चीज मैंने समझाई है। तो इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन एनर्जी ट्रांसफर बट गेट लॉस्ट। ये वाला जो फ्लक्स है जो सेकेंडरी ने प्रोड्यूस किया और प्राइमरी तक नहीं टच कर पाया, प्राइमरी पे नहीं पहुंच पाया, इसको मैं ऐसे समझ सकती हूँ कि जितना भी लोड हमने लगाया था उस लोड की वजह से जो भी करंट प्रोड्यूस हुआ और लोड को जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी उसकी वजह से सेकेंडरी में प्रोड्यूस फ्लक्स प्राइमरी पर अपना इम्पैक्ट जो क्रिएट कर पाता है कि हाँ मुझे ज्यादा एनर्जी इनपुट से दी जाए, भेजी जाए मेरे ऊपर इनपुट से ज्यादा एनर्जी, क्योंकि मेरे ऊपर ज्यादा लोड लग चुका है। तो वो इम्पैक्ट कम क्रिएट होता है क्योंकि कुछ जो लिंक, ये जो लीक होने वाला फ्लक्स है वो प्राइमरी से लिंक हो सकता था। इस लोड की रिक्वायरमेंट की जो नीड थी, लोड की जो रिक्वायरमेंट थी, वो पूरी कॉल जो है वो रिक्वायरमेंट यहाँ पर पहुंच सकती थी, पर वो रिक्वायरमेंट पूरी की पूरी प्राइमरी तक इनपुट की तरफ कॉलिंग के लिए नहीं पहुंची। सिर्फ और सिर्फ कुछ फ्लक्स वहां पर पहुंचा और थोड़ा फ्लक्स लीक हो गया, मतलब ये एनर्जी लॉस कर दी गई। इस एनर्जी ने अपना लोड बैलेंसिंग इफेक्ट नहीं क्रिएट किया। अगर ये फ्लक्स भी लिंक हुआ होता प्राइमरी से तो प्राइमरी से ज्यादा करंट खींचा जाता, प्राइमरी से ज्यादा पावर मांगी जाती लोड के लिए, पर यहाँ पर प्राइमरी से ज्यादा पावर नहीं मांग पा रहे हैं क्योंकि कुछ फ्लक्स लीक हो गया है। यही चीज यहाँ पर हो रही है। अब मैं ट्रांसफार्मर के रिस्पेक्ट में ना बताकर मैंने आर्मेचर वाइंडिंग का इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बता दिया है और ये मैंने फील्ड वाइंडिंग का इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताया जैसा यहाँ पर भी था। अब मैंने जैसे ही यहाँ पर लोडिंग की ऑल्टरनेटर के मतलब आर्मेचर वाइंडिंग पर 3 फेज लोड लगा दिया तो करंट आए बहने लगा जो आर्मेचर से लोड की तरफ फ्लो होगा। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन होगी करंट की। यहाँ पर कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, फ्लक्स लोड रोटर से आने वाले फ्लक्स की वजह से यहाँ पे कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएफ या ईए, इतना ईएमएफ इंड्यूस हुआ। और सर्किट में ये सोर्स वोल्टेज अवेलेबल है तो करंट बहना शुरू हो गया, आए करंट बहने लगा। आए ने अपना फ्लक्स डेवलप किया, माना कि वो फ्लक्स कितना है फाई ए, पर इस फाई फ्लक्स के दो हिस्से होंगे, एक लिंक होने जाएगा फील्ड वाइंडिंग से रोटर पर और एक जो है वो अपना रास्ता कंप्लीट कर लेगा दूसरे रास्तों से, दूसरे पाथ्स को फॉलो करके अपना लूप कंप्लीट कर लेगा। मतलब इस आर्मेचर फ्लक्स के दो पार्ट्स होंगे, एक लिंक होने जाएगा फील्ड वाइंडिंग से तो फाई ए आर या आर्मेचर रिएक्शन ऐसा बोलते हैं क्योंकि ये वही फ्लक्स है जिसकी वजह से ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन क्रिएट होता है। और एक फ्लक्स जो है वो अपना रास्ता कंप्लीट कर ले रहा है लीक होकर। लीक का मतलब मैं एयर नहीं बोलूंगी यहाँ पे, लीकेज का मतलब ये कि वो अपना रास्ता किसी और पाथ से, किसी और रिलक्टेंस वाले पाथ से कंप्लीट कर ले रहा है। और वो पाथ कौन कौन से है, वो स्लॉट के रास्ते से अपना पाथ लूप कंप्लीट कर सकता है, वो टूथ हेड के रास्ते से अपना लूप कंप्लीट कर सकता है फ्लक्स लूप्स, या फिर वो कॉइल एंड्स के या ओवरहैंड्स के रास्ते से, ओवरहैंग्स के रास्ते से अपना फ्लक्स लूप कंप्लीट कर सकता है। और ये डिफरेंट पाथ्स क्यों फॉलो हो रहे हैं, तो बेटा इन पाथ्स पर अलग अलग रिलक्टेंस फ्लक्स को मिल रहा है। तो कुछ फ्लक्स लाइंस जो होंगी वो स्लॉट्स वाले रास्ते से उस रिलेक्टिव पाथ को फॉलो करेंगे, कुछ जो होंगे वो टूथ हेड वाले रिलेक्टिव पाथ को फॉलो कर लेंगे फ्लक्स लूप्स, और कुछ कॉइल एंड्स वाले पाथ रिलेक्टिव पाथ को फॉलो करके अपना फ्लक्स लूप कंप्लीट कर लेंगे। पर होगा ये पूरा का पूरा फ्लक्स लीकेज ही फ्लक्स, क्योंकि ये लीक हो जा रहा है, ये यूटिलाइज नहीं हो रहा है इनपुट की तरफ अपने लोड के इम्पैक्ट को क्रिएट करने में। ये मैसेज नहीं दे पा रहा है कि हाँ भैया इतना लोड लगा हुआ है आर्मेचर पर और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये मैसेज ही यहाँ से यहाँ तक पास नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा जो इंफॉर्मेशन है वो लीक हो जा रही है, ऐसा आप समझ सकते हैं बेटा। तो इस अगर लोड लगा हुआ है तो लोड के लगने का रियलाइजेशन की लोड की रिक्वायरमेंट एनर्जी की आ गई है, ये इंफॉर्मेशन इस आर्मेचर सर्किट से फील्ड सर्किट पर कैसे पहुंचती है, इस वाले फ्लक्स के थ्रू जो म्यूचुअली इंटरेक्ट हो रहा है। तो आर्मेचर के करंट ने एक फ्लक्स फाई डेवलप किया जो कि दो हिस्सों में बढ़ गया, एक म्यूचुअली इंटरेक्ट होने गया और एक लीक हो गया बाकी के रास्तों से जहां पे अलग अलग परमेबिलिटी, अलग अलग रिलक्टेंस मिला। मतलब इस पर्टिकुलर म्यूचुअली इंटरेक्ट होने वाले फ्लक्स ने लोड की रिक्वायरमेंट जता दी, पर लोड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होते हुए भी
फील्ड वाइंडिंग तक वो रिक्वायरमेंट पहुंच नहीं पाई, ये लूज कर दी गई बेटा। और इस लॉस ऑफ एनर्जी को, जो कि प्राइमरी से खींची जा सकती थी एक्स्ट्रा एनर्जी, इसके करस्पॉन्डिंग भी, पर वो नहीं खींची जा पाएगी क्योंकि ये एनर्जी लूज कर दे रहे हैं। अब इसे कैसे हम इलेक्ट्रिकली इनकॉर्पोरेट करेंगे वो मैंने इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर में भी बताया था, यहाँ पर भी अभी मैं बताती हूँ। पर सबसे पहले मैं ये जो तीन रास्तों से फ्लक्स अपना रास्ता, लीकेज ऑफ फ्लक्स अपना रास्ता कैसे कंप्लीट करेगा वो मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं इस वाले फिगर पर। ये मेरी रोटर की पेरीफेरी है और ये मेरी स्टेटर की इनर पेरीफेरी, इन दोनों के बीच में एयर गैप है, ये लिखा हुआ है। ये रोटर की पेरीफेरी पर यहाँ मैंने रोटर लिखा हुआ है, और ये रोटर की फील्ड वाइंडिंग है, सॉरी ये रोटर की फील्ड है बेटा। रोटर का फ्लक्स इस डायरेक्शन में का है, मतलब इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, ये मतलब है। अब ये जो स्टेटर की इनर पेरीफेरी और ये स्टेटर की आउटर पेरीफेरी, यहाँ मैंने स्टेटर लिख दिया और यहाँ पर मैंने तीन स्लॉट शो किए, ये आर्मेचर वाइंडिंग के कंडक्टर्स हो गए, ये लिखा हुआ है बेटा। तो इन तीन स्लॉट्स में से मैं बीच वाले स्लॉट में करंट की डायरेक्शन मानकर चल रही हूँ कि बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो फ्लक्स लूप्स जो जनरेट होंगे वो ऐसे जनरेट होंगे। तो एक फ्लक्स लूप देखिए मैंने स्लॉट के अंदर ही दिखा दिया, मतलब कौन सा वाला हो गया, स्लॉट लीकेज फ्लक्स हो गया। दूसरा फ्लक्स लूप मैंने बाहर से दिखा दिया जो कि टूथ हेड से जा रहा है बेटा, ये टूथ हेड है, ये टीथ होते हैं, टीथ का जो हेड है वो ये वाला है, यहां से फ्लक्स लूप अपना पाथ कंप्लीट कर रहा है। थर्ड वाला फ्लक्स लूप मैं दिखा रही हूँ कि वो एयर गैप से, टूथ हेड से भी जा रहा है, एयर गैप से भी जा रहा है। और नेक्स्ट वाला जो मैं बता रही हूँ वो रोटर से, रोटर के अंदर से अपना पाथ कंप्लीट कर रहा है, और नेक्स्ट वाले जो सारे होंगे वो अपना पाथ रोटर के अंदर से कंप्लीट होंगे। मतलब जस्ट रोटर से पहले एयर गैप तक आने वाले जितने भी फ्लक्स लूप होंगे वो कौन से वाले कहलाएंगे, लीकेज ऑफ फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स या लीक होने वाली फ्लक्स लाइंस जो होंगी वो होंगी जो एयर गैप, रोटर की पेरीफेरी से पहले ही एयर गैप तक आने वाली सारी फ्लक्स लूप लाइंस जो होंगी वो लीकेज ऑफ फ्लक्स के अंदर आ जाएंगी, के तहत आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते कि इन तीन रास्तों से कैसा लीकेज ऑफ फ्लक्स होता है, तो वो मैंने समझा दिया। पर अब आप यहाँ देखिए कि ये वाली जो फ्लक्स लाइन से जो रोटर से अपना रास्ता कंप्लीट कर रही है वो ये वाली है बेटा। क्यों बोल रही हूँ इनको म्यूचुअली इंटरेक्ट होने वाली, क्योंकि रोटर का जो फील्ड डायरेक्शन है वो ये वाली है, रोटर की फील्ड डायरेक्शन ये वाली है, और आर्मेचर से आने वाली जो फ्लक्स लूप लाइन है वो भी इसी डायरेक्शन में। तो अभी यहाँ पे वो सपोर्टिव दिख रही है, मतलब किसी तरीके से ये अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है इनपुट साइड में कि हाँ लोड लग चुका है, लोड की एनर्जी की रिक्वायरमेंट आ चुकी है, उतनी एनर्जी प्रोवाइड की जाए, इसने इंफॉर्मेशन दे दी है इसको बेटा। अब इसकी डिटेल में बात मैं आर्मेचर रिएक्शन में करूंगी, अभी नहीं करूंगी, पर अभी मेरा पूरा टारगेट है कि लीकेज ऑफ फ्लक्स को मैं आपको समझा सकूं। अब इस लीकेज ऑफ फ्लक्स के फिनोमेना को इलेक्ट्रिकली कैसे रियलाइज करना, ये बात मैंने आपसे द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर में भी की थी, अभी फिर कर रही हूँ वही सेम बात। ये वो वाइंडिंग है जो दो फ्लक्स प्रोड्यूस करी, ये वाला और ये वाला। क्यों ना इस वाइंडिंग को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, एक ये और ये, इस वाइंडिंग को भी दो हिस्सों में बांट दिया जाए, इस वाइंडिंग को भी दो हिस्सों में बांट दिया जाए, ऐसे कि ये वाला हिस्सा उस फ्लक्स को प्रोड्यूस कर रहा है जो म्यूचुअल इंटरेक्शन क्रिएट कर रहा है, और ये वाला हिस्सा वाइंडिंग का वो फ्लक्स क्रिएट कर रहा है जो सिर्फ उतने ही फ्लक्स लूप को क्रिएट कर रहा है जो लीकेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या रोटर की पेरीफेरी से पहले ही अपने फ्लक्स लूप्स को कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये वो वाइंडिंग है और उन्हीं फ्लक्स लूप्स को ये क्रिएट कर रही है, ऐसा हम सब, मतलब ये लॉस ऑफ एनर्जी है बेटा। क्यों लॉस ऑफ एनर्जी, अगर ये पहुंची होती ना ये एनर्जी भी यहां तक, तो सप्लाई से ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो जाती। तो ये लोड की रिक्वायरमेंट तो सप्लाई साइड में पहुंच ही नहीं पा रही कि लोड कितना बड़ा लगा हुआ है, हम इस एनर्जी को यही लूज कर दे रहे हैं। इस एनर्जी को लूज करने के लूज हो रही है तो इसे हम वोल्टेज ड्रॉप के फॉर्म में रियलाइज कर पाते हैं बेटा। हम इसको किस फॉर्म में, क्योंकि मैं ये फ्लक्स है, फ्लक्स से रिलेटेड मुझे कौन सा कंपोनेंट, फ्लक्स कौन प्रोड्यूस कर सकता है, कॉइल प्रोड्यूस कर सकती है, तो इसको मैंने कॉइल से शो कर दिया। ये कॉइल जो होगी जिसको मैं फाइल फ्लक्स प्रोड्यूस करने वाली कॉइल है, तो ये इसका इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, LAL बोल दूं, और ये LAL को अगर मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दी तो XAL ये रिएक्टेंस हो जाएगा, और यही लीकेज रिएक्टेंस है। तो ये फिक्सिशियस है बेटा, ये इमेजिनरी है क्वांटिटी, इसको मैं इलेक्ट्रिकली एक इंडक्टर के फॉर्म में शो कर दे रही हूँ, और इसमें से जब करंट बहाऊंगी तो इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो लॉस ऑफ
इम्पैक्ट, लोड के इम्पैक्ट के लॉस को शो कर रहा है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग का जो वोल्टेज है वो अपना इम्पैक्ट ही क्रिएट नहीं कर पा रहा है लोड के करस्पॉन्डिंग कि हाँ मैं हूं। लोड अपना इम्पैक्ट यहां पर क्रिएट करने में इतनी क्वांटिटी से फेल हो जाता है, या लोड की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट इतने के अक्रॉस के ड्रॉप से यहां तक रियलाइज होने में फेल हो जाती है। आपको मेरे शब्द कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, पर बेटा ये ऐसे ही, आप प्लीज मेरा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर का वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे दिया है लीकेज ऑफ फ्लक्स को लेके, पर यहाँ पर लीकेज ऑफ फ्लक्स के करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स लूप्स लिंक नहीं हो पा रहे, म्यूचुअल इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो फ्लक्स लूप कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक सेपरेट वाइंडिंग प्रोड्यूस करी जिसको मैं लीकेज रिएक्टेंस बोल रही हूँ। और लीकेज ऑफ फ्लक्स से हम इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे, तो आप मेरे मैग्नेटिक सर्किट वाली प्लेलिस्ट देखिएगा, आपको वहां मिल जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचे, तो एल को हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करते तो ओम्स में कन्वर्ट कर देते, तो ये मेरे पास लीकेज रिएक्टेंस ओम्स में आ चुका है। और ये जब इसमें से करंट बहेगा तो वोल्टेज ड्रॉप जो आई एक्सएल प्रोड्यूस होगा वो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन है, लॉस ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज बेटा। तो उम्मीद है आपको मेरा ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डेप्थ में जाने के लिए आप अपने क्वेश्चंस क्वेरीज भी मुझसे पूछ सकते हैं, पर प्लीज बेटा मेरी रिक्वेस्ट है कि जो टॉपिक चल रहा होता है उससे रिलेटेड आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए। वजह ये है कि मैं अभी मुझे स्टार्ट किए हुए अपने चैनल को करीब 1.25 साल हुए हैं। मैं एक मिनिमम टाइम तो मुझे लगेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। अभी मैंने सिंक्रोनस मशीन उठाया है और इसको कंप्लीट करने में मुझे टाइम लगेगा, मिनिमम टाइम लगेगा। उसके बाद ही बच्चे बार बार मुझे पावर सिस्टम का बोल रहे हैं, मैं पावर सिस्टम सब्जेक्ट सिंक्रोनस मशीन पढ़ाने के बाद ही पिक कर सकती हूँ, क्योंकि पावर सिस्टम के बहुत सारे टॉपिक में यहाँ के कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे बेटा। पर बेसिक जो होता है वो नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट होता है, मतलब सर्किट एनालिसिस, मशीन्स, यही 2 सब्जेक्ट है। और बहुत हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये 3 सब्जेक्ट्स आपके सब जगह आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देते हैं और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई भी सब्जेक्ट समझ सकते हो। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज मेरे आज के लेक्चर को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फ्रेंड सर्कल में मेरे वीडियो शेयर करिए, ताकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो नॉलेज है वो सबका एनहांस हो। मतलब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप लोग समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, मैं तो नहीं समझ पाती थी शुरू में जब मैं बीटेक कर रही थी, धीरे धीरे ही मेरी पकड़ बनी है इस सब्जेक्ट पर पुराने ऑथर्स की जो बुक्स हैं उनको फॉलो करते हुए मेरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक बन पाई है बेटा। और एक थंब रूल मुझे समझ में आया कि हर जगह बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, ऐसा मैं मानती हूँ। तो प्लीज मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।